नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 8 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है खबर सुपरफास्ट का, यानी कि खबरें विस्तार से और रफ्तार से। बॉलीवुड में एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने वाली दीपिका के लिए आज का दिन बेहद भारी है। ड्रग्स कनेक्शन में उन्हें एनसीबी के सामने हाजिरी लगानी है। दीपिका पादुकोण को सुबह के 10 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस बुलाया गया है। दीपिका को जांच एजेंसी ने 25 सितंबर को ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दीपिका ने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी। इस बीच एनसीबी ने साफ किया है कि रणवीर सिंह दीपिका के साथ नहीं होंगे। दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ से पहले एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज तक के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक 2017 में दीपिका ने व्हाट्सएप पर एक ड्रग्स मंगवाया था। उस ग्रुप में जया साहा और करिश्मा प्रकाश भी शामिल थीं। उस ग्रुप की एडमिन दीपिका थी और उसमें अक्सर ड्रग्स को लेकर बातचीत हुआ करती थी। आज पूछताछ में एनसीबी दीपिका से ये जानने की कोशिश करेगी कि करिश्मा प्रकाश से उन्होंने ड्रग्स को लेकर जो व्हाट्सएप चैट किया था उसकी हकीकत क्या है। गौरतलब है कि करिश्मा प्रकाश के चैट में ही दीपिका ने माल की डिमांड की थी। साथ ही कोको क्लब की पार्टी वाले दिन हशीश को लेकर बात भी हुई थी। आज तक के पास उस चैट का पूरा ब्यौरा मौजूद है। एनसीबी के सामने दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी ने करिश्मा प्रकाश को सामने बिठाकर दीपिका से पूछताछ की तैयारी की है। करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने शुक्रवार को भी करीब 6 घंटे तक सवाल दागे। करिश्मा को एनसीबी ने आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि एनसीबी करिश्मा के बयान को दीपिका से वेरीफाई करेगी। सूत्रों के मुताबिक पहले दीपिका से अकेले में पूछताछ होगी और फिर करिश्मा के सामने बिठाकर। आज एनसीबी के दफ्तर में सितारे जमीन पर उतरने वाले हैं। दीपिका की पूछताछ एनसीबी के गेस्ट हाउस में होगी, तो एनसीबी के दफ्तर में बॉलीवुड की 2 दूसरी हीरोइन को ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज करीब 10:30 बजे श्रद्धा कपूर और सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेंगी, जहां ड्रग्स कनेक्शन को लेकर दोनों से पूछताछ होगी। एनसीबी के पास इस बात के सबूत हैं कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का ड्रग्स के साथ कनेक्शन है। पावना फार्म हाउस के बोटमैन ने अपने बयान में दोनों का नाम लिया था और बताया था कि सुशांत के साथ पार्टी में दोनों अक्सर पावना फार्म हाउस में आया करती थीं। इसके अलावा एनसीबी के साथ श्रद्धा कपूर और क्वान की मैनेजर जया साहा के व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं, जिसमें फिल्म छिछोरे की हीरोइन ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। बॉलीवुड के कई दूसरे सितारों पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। जांच एजेंसी करण जौहर की पार्टी के वीडियो पर एक्शन की तैयारी कर रही है। वीडियो 2019 का है, जिसमें कई सितारे दम मारो दम करते दिख रहे हैं। वो पार्टी करण जौहर ने दी थी। उस वीडियो को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी से शिकायत की थी। दीपिका से पूछताछ के मामले में एनसीबी पूरी तरह सवालों से लैस है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका से साफ तौर पर उस ड्रग चैट के बारे में पूछा जाएगा जो मैनेजर करिश्मा से की गई। चैट में हैश और गांजा का जिक्र है। दीपिका से पूछा जाएगा कि वो जिस माल की बात कर रही हैं वो क्या है और क्या उन्होंने चैट करके ड्रग्स मंगवाई। दीपिका से भी पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने दूसरों के लिए ड्रग्स मंगवाई और अगर ड्रग्स मंगवाई तो भुगतान कब और किस जरिए से किया गया। ड्रग्स चैट में जिस अमित नाम के शख्स का जिक्र है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। उनसे ड्रग पेडलर्स को लेकर भी सवाल होंगे और ये भी पूछा जाएगा कि क्या वो बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में जाती हैं। दीपिका से क्वान कंपनी को लेकर भी तमाम सवाल होंगे जो इस वक्त विवादों में है। करिश्मा और जया साहा का ताल्लुक क्वान से ही है। दीपिका से कोको क्लब की उस पार्टी के बारे में भी सवाल होंगे जिसकी पार्टी से पहले ही दीपिका ने ड्रग्स की मांग की थी। एनसीबी ने कल दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से तमाम सवाल पूछे थे, जिससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भी करिश्मा प्रकाश से एनसीबी पूछताछ करेगी। साथ ही दीपिका पादुकोण से पहले अकेले फिर करिश्मा के साथ आमने सामने बैठकर ड्रग्स चैट दिखाकर एनसीबी पूछताछ करेगी। ऐसे में दीपिका के लिए एनसीबी के सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा।
दीपिका के साथ साथ आज बॉलीवुड की एक और टॉप एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से भी तीखे सवाल किए जाएंगे। उनकी भी चैट मिली और इसके आधार पर श्रद्धा के लिए सवालों को टालना आसान नहीं होगा। श्रद्धा भी चैट में ड्रग्स को लेकर साफ तौर पर बात कर रही थी। श्रद्धा का नाम पहली बार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने एनसीबी के साथ पूछताछ में लिया था। इसके बाद सुशांत की मैनेजर जया साहा से भी पूछताछ में श्रद्धा का नाम सामने आया था। श्रद्धा की ड्रग्स चैट सामने आई जिसमें वो जया साहा से प्रतिबंधित CBD ऑयल की मांग कर रही हैं। श्रद्धा के खिलाफ उस बोटमैन ने भी बयान दिया था जिसने एनसीबी को बताया था कि सुशांत के पावना फार्म हाउस में पार्टी होती थी। उन पार्टियों में सितारे शराब और ड्रग्स के नशे में चूर रहते थे। बोटमैन ने सारा अली खान के अलावा श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया था। इन तमाम तथ्यों की रोशनी में एनसीबी ने श्रद्धा के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई है। श्रद्धा से पूछा जा सकता है कि वो सुशांत और रिया से पहली बार कब और कैसे मिली थी और 28 मार्च 2019 को पावना में फिल्म छिछोरे की जो पार्टी हुई थी उसका सच क्या है। आरोप है कि इसी पार्टी में ड्रग्स ली गई थी। श्रद्धा से ये भी पूछा जाएगा कि क्या वो ड्रग्स लेती हैं और अगर लेती हैं तो कभी कभी या फिर आदतन। रिया के बयानों के आधार पर एनसीबी श्रद्धा को घेरने की कोशिश करेंगी क्योंकि रिया ने सीधे तौर पर श्रद्धा का नाम लिया है। सारा और श्रद्धा का ड्रग्स कनेक्शन सुशांत से जुड़ा हुआ है। दोनों सुशांत के साथ फिल्में कर चुकी हैं और आरोप है कि दोनों ने सुशांत के साथ ड्रग्स ली थी। आज दोनों से अलग अलग पूछताछ हो सकती है और मुमकिन है कि दोनों को साथ बिठाकर भी पूछताछ की जाए। सारा अली खान पर भी ड्रग्स लेने का आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाया है। रिया ने ही एनसीबी से पूछताछ में बताया कि केदारनाथ फिल्म के सेट पर और पार्टियों में सुशांत और सारा ने कथित तौर पर मैरिजुआना का नशा किया था। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा अली खान को जब एनसीबी का सम्मन मिला तो वो गोवा में थी। सारा अपनी मां अमृता सिंह के साथ वहाँ छुट्टियां मना रही थी। सम्मन मिलते ही सारा गुरुवार को गोवा से रवाना हुई और मुंबई पहुंची, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। इस वजह से ही वो मेन गेट से बाहर नहीं आई बल्कि दूसरे गेट से बाहर निकली। मुंबई में सारा ने अपने वकीलों से लगातार सलाह मशवरा किया और आज वो एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी। ड्रग्स केस में सारा के खिलाफ आरोप मोटे तौर पर रिया चक्रवर्ती के बयान पर आधारित है। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सारा के साथ केदारनाथ की फिल्म के शूटिंग के दौरान सुशांत ने बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। रिया ने बताया कि पार्टियों में भी सारा और सुशांत साथ साथ ड्रग्स लेते थे। यही नहीं, वो दूसरों से भी ड्रग्स लेने को कहते थे। इसके अलावा सारा की मुश्किलें बोटमैन जगदीश दास के बयान के बाद भी बढ़ गई हैं। उसने एनसीबी को बताया कि सुशांत के पावना फार्म हाउस और आपती गवंडे आइलैंड पर होने वाली पार्टियों में सारा भी आती थी। बोटमैन ने बयान दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की टीम जो पावना डैम घूमने और आपती गवंडे टापू पर मजा करते थे, उनमें सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, जैद, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती हैं। ये लोग यहाँ आते थे और पार्टी करते थे और पार्टी में दारू और गांजा का सेवन करते थे, घंटों दारू पीते थे और नशा करते थे। बोटमैन का यह बयान अब सारा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का करारा वार झेलना पड़ा। हुआ यूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ पर अपने नापाक इरादों का इजहार करना शुरू किया तो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद भारतीय राजनयिक उठकर बाहर चले गए। इमरान खान ने हर बार की भांति इस बार भी संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापा और भारतीय फौज पर कई झूठे आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद हुए हैं। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को अवंतीपुरा में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घाटी में अभी 60 से 90 ऐसे आतंकवादी मौजूद हैं जिनका कनेक्शन सरहद पार के साथ है। इनमें से 40 दहशतगर्दों की पहचान हो चुकी है और आतंक के उन सौदागरों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने रडार पर डाल रखा है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक जल्द ही उन सब का सफाया कर दिया जाएगा। कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब के किसानों ने रेल रोको आंदोलन को 29 सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले 3 दिनों यानी 24 से 26 तारीख तक
रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसे 3 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा में रेल सेवाएं बाधित रहेंगी। किसान बिल के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद बुलाया। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्से में बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों ने शहर दर शहर सड़कों पर जाम लगाया, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कृषि बिल के विरोध में किसानों ने हाईवे पर जाम लगाया। किसान बिल को लेकर सियासत सर पर सुलग रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को मोदी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को कृषि बिल को लेकर भरोसा दिलाया और कहा कि विपक्ष की बातों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 58,18,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 12,82,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से पीड़ित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। उन्हें कोरोना के साथ डेंगू भी है। मनीष सिसोदिया को पहले एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार की रात उन्हें दिल्ली में साकेत के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम 14 सितंबर से कोरोना की बीमारी से संक्रमित हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार बिहार में चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, जिसमें 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जिसमें 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होंगे। 10 नवंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। कोरोना काल में ये देश का पहला बड़ा चुनाव है, इसलिए चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचने की भी पूरी तैयारी की है। कोरोना से बचने के नियम तो यहाँ भी लागू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव प्रचार करना होगा। साथ ही नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। इसके अलावा बिहार चुनाव में मतदान से पहले हर एक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर्स ही मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से 1 घंटा होगा, जिसमें वो मतदान करेंगे। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, जनता मालिक है, जनता मौका देगी तो आगे भी सेवा करेंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए एक सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों को लेकर अभी तक आपस में कोई बात नहीं हुई है। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब बात होगी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत का दावा किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में एनडीए एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा है और इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है।
राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने चुनाव की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार हमारी जीत तय है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा कि उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। लालू ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। बिहार के अररिया में बाढ़ का कहर बरपा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां दर्जनों घर पानी में समा गए और दर्जन भर से ज्यादा घर ढह गए। हालात ये हैं कि लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। गांव वालों का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। लोग किसी तरह से यहां जान माल को बचाने में लगे हुए हैं। गोपालगंज से भी बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां तेज बरसात के बाद गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तेज बारिश और बहाव के चलते बरौली प्रखंड के देवापुर गांव के पास छरकी और मुख्य सारण बंध टूट गया, जिसकी वजह से पानी गांव में घुसने लगा। अब यहां अफरा तफरी का आलम है। लोग किसी तरह से जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। गोपालगंज की तरह ही नवादा में भी पानी कहर बनकर बरसा है। यहां नवादा से 5 किलोमीटर दूर मोहड़ी नगर जाने वाला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 1 साल पहले बना ब्रिज रात भर की भयंकर बारिश में बह गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल के बह जाने के चलते कम से कम 5 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बिहार के मधुबनी में जरा सी बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि इलाका तालाब में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में शासन प्रशासन के सारे दावे बहते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर मुख्य बाजार की हैं। यहाँ बरसात हुई तो इतना पानी इकट्ठा हो गया कि हालात बिगड़ गए। बैंक की हालत देखिए। पहले फ्लोर पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। एटीएम भी लबालब है और एटीएम में पानी के भीतर ही गार्ड ड्यूटी करने के लिए मजबूर है। बिहार के दरभंगा में भी रुक रुक कर हो रही बरसात ने शहर की सूरत बदरंग कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गलियों में दरिया बह रहा है। देखिए किस तरह से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जलमग्न हैं। जरा सी बरसात ने शहर में इतना पानी इकट्ठा कर दिया है कि लोगों का आना जाना मुहाल हो गया। बारिश की वजह से बाजार लबालब हैं और दुकानदार खरीदार नदारद हैं। पानी ने यहाँ मुश्किलों की कई कहानी लिख दी है। बिहार के छपरा में भी पानी की शक्ल में परेशानी बरसी है। देखिए जहां भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आता है। बाकी तो छोड़िए, देखिए कैसे जिला अधिकारी का कार्यालय भी लबालब है और यहां से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। शहर के हालात तो खैर कहने ही क्या, जहां भी देखिए वहां घुटने तक पानी है। किसी का सामान इसी पानी में बह गया तो कोई इसी गंदे पानी में आने जाने के लिए मजबूर हुआ। महाराष्ट्र के यवतमाल से भी पानी के रौद्र रूप की भयानक तस्वीर सामने आई है। यहाँ घाटंजी में पुल पार कर रहा एक शख्स लहरों की चपेट में आ गया। देखिए कार के पीछे ये बाइक सवार पुल के ऊपर से बह रहे पानी के बीच से निकलना चाह रहा था। करीब करीब इसने पुल पार कर लिया था, मगर लहरों का एक झोंका आया और ये शख्स बाइक से गिरकर पानी में समा गया। यूपी के कन्नौज में बस अड्डे से मारपीट की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे हथियारबंद लोग एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। दरअसल यहां अलग अलग बसों के 2 ड्राइवरों के बीच सामान लादने को लेकर लड़ाई हो गई थी, मगर एक पक्ष की तरफ से लाठी डंडे लेकर लोग आ गए और दूसरे ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में जिसने भी बीच बचाव करने की कोशिश की उसको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में चाकूबाजी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरें देखिए कैसे बाइक पर सवार ये बदमाश इस बाइक वाले को रोकते हैं। रोकने के बाद ये इस पर चाकू से हमला कर देते हैं। इस हमले में ये शख्स बुरी तरह घायल हुआ है। पूरा मामला ये है कि जिस शख्स पर हमला हुआ ये कत्ल के मामले में गवाह है। इसकी गवाही न हो इसके लिए इस पर कत्ल के आरोपी लगातार दबाव बना रहे हैं। आरोपियों की बात जब इसने नहीं मानी तो बदमाशों ने इसे निशाना बनाया। हालांकि सीसीटीवी की मदद से हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में एक मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ।
दरअसल यहाँ एक निर्माणाधीन गेस्ट हाउस के पास से गुजर रही एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक मजदूर आ गया। करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूर के परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। लोग मजदूर के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने शव को हाईवे पर रख दिया और नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंचे पुलिस अधिकारी और एसडीएम पर भी आक्रोशित लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम की गाड़ी तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। प्रयागराज के नैनी जेल से आज 7 इंडोनेशियाई नागरिकों को रिहा कर दिया गया। इन विदेशी जमातियों पर कोरोना संक्रमण फैलाने और वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप थे। 4 महीने पहले इन्हें गिरफ्तार करने के बाद नैनी जेल में रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 इंडोनेशियाई जमातियों की जमानत 24 अगस्त को ही मंजूर कर ली थी, लेकिन अलग अलग वजहों से इनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। आज जेल प्रशासन ने इन्हें जेल से निकालकर इनके वकील को सुपुर्द कर दिया। बिहार में अवैध शराब की तस्करी बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में यूपी के चंदौली में पुलिस ने 40 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। शराब के तस्करों ने पेटियों के ऊपर अंडे रखने वाले गत्ते डाल रखे थे ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके, मगर पुलिस की मुस्तैदी से इन्हें पकड़ लिया गया है। पुलिस ने 10,428 बोतल शराब बरामद की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक शख्स सोनीपत का है, जबकि दूसरा जयपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये शराब की खेप हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। पेरिस में शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर के पास चाकू से हमला कर 4 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। वारदात के बाद फरार 2 हमलावर थोड़ी देर बाद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को घटना के तुरंत बाद एक संदिग्ध पैकेट भी मिला, जिसके बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका के सियाटल में ब्रेयोना टेलर की हत्या को लेकर इंसाफ के लिए लोग सड़क पर उतरकर लुइसविले पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी झड़पें हुई। लोगों की मांग है कि पुलिस मामले में हत्या का केस दर्ज करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट की स्वतंत्रता को लेकर वे अपनी प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं। फ्लोरिडा में अपने एक रैली में उन्होंने कहा कि बाइडेन कोर्ट को स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पैरामेडिक्स और पायलट को शुक्रिया अदा किया है। साथ ही अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं नहीं बच पाता। दुनिया में 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इससे अब तक 9,88,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सिर्फ अमेरिका में इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 70 लाख से ज्यादा हो गई है। चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के लिए आखिरी चरण के लिए टर्की में ट्रायल शुरू किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होगी। सूडान में बाढ़ ने विनाशकारी रूप ले लिया है। जुलाई से अब तक यहां पर 6 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिसके बाद शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र ने सूडान को नील नदी से खतरा और बढ़ने की चेतावनी दी है। कंबोडिया में मगावा नाम के एक चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ट्रेन किए गए इस चूहे को सूंघकर 39 बारूदी सुरंगों और 28 खतरनाक हथियारों की सूचना देने पर यह अवार्ड दिया गया है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी। ओलंपिक में सिल्वर और यूसीआई में गोल्ड मेडल जीतने वाली साइकिलिस्ट क्लोड डायगर्ट की एक क्रैश के बाद सफल सर्जरी हो गई है। गुरुवार को एक क्रैश में उनके पैरों में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते उन्हें चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ा और यूसीआई जीतने के उनके मंसूबे पर पानी फिर गया।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।